अलंकार पढ़ा दें। क्या बेटा? अलंकार। अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है ये बताओगे कुछ? क्यों लड़के? अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार की परिभाषा नोट कीजिए। चलिए, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। पता है ना? इतना तो पता ही होगा सभी लोगों को। काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और सबसे पहले तो ये बता दो, अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे? एक अलन, दूसरा कर। किनसे किनसे मिलकर बना है? एक अलन है और साथ में कर है। ठीक है? किससे किससे मिलकर बना बेटा? अलन धन कार से मिलकर बना है। और अलन का अर्थ होता है सुंदरता। हमने कहा काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्यों की शोभा। शोभा मतलब जानते हो? शोभा किसी का नाम मत ले लेना। मैं शोभा का मतलब सुंदरता से कह रहा हूं। ठीक है? नहीं कह दो कि पेपर में जाओ कह दो सर ने तो बताया था कि काव्यों की शोभा बढ़ा देना, किसी शोभा को पकड़ के लाओ, कह दो तुम्हारी काव्य की शोभा बढ़ा दूं पहले तो अलंकार की परिभाषा मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। चलिए नोट कीजिए। और ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। समस्या तो यहीं आके खड़ी हो गई जब ये दो प्रकार के हुए। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका बेटा शब्दालंकार। क्या होता है? शब्दालंकार। और दूसरा आपका होता है अर्थालंकार। चलिए एक ही में लिख के, ये शब्दालंकार और अर्थालंकार क्या है? शब्दालंकार का मतलब समझ लो कि जो लेडीज होती हैं, लेडीज जानते हो नहीं जानते हो? औरतें, लड़कियां, छोटी वाली, जिनको देखने पर कुछ लोग चार्ज हो जाया करते हैं। देखते हैं तो कहते हैं ये कसम से। ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि वो लगाए रहती हैं। कुछ तो लिपस्टिक लगाए रहती हैं, साथ में फेयर लवली लगाए रहती हैं। एक मिनट आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कौन कौन सा मेकअप करती हैं लड़कियां? नहीं पता? लिपस्टिक लगाती हैं और बोरो प्लस लगाती। बहुत सही, इसको सब कुछ पता है कि बोरो प्लस लगाती हैं। और क्या लगाती हैं? अरे फेयर लवली का ब्रांड चल रहा भैया, फेयर लवली लगाती हैं। तो जब फेयर लवली लगाती हैं तो क्या होता है? उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो उनके लिए अलंकार हो गया उनका मेकअप बॉक्स। और इधर कुछ ऐसे शब्द जो हमारी लाइन जो हम लिख रहे हैं उसमें क्या कर दें? उसकी शोभा बढ़ा दें। मतलब उसमें लय पैदा कर दें। क्या पैदा कर दें बेटा? लय पैदा कर दें। उसको क्या बोलेंगे? अलंकार। तो काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक शब्दालंकार मतलब जिसमें शब्दों की वजह से जो है विस्मय यानी रस पैदा हो जाए, उसको क्या बोलोगे? शब्दालंकार। और जिसमें अर्थ की वजह से कोई ना कोई संशय या फिर ये समझ लो कि उसमें चैतन्यपन पैदा हो जाए, उसको बोलेंगे अर्थालंकार। अब शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? बोलो, नहीं पता है? चलिए नोट कीजिए। देखो शब्दालंकार होते तो कई प्रकार के हैं। जो मुख्य है, मुख्यतः पहली एक चीज और बता दें, अगर कंपटीशन में बैठे हो आप लोग तो जब पूछे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं तो अलंकार के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अलंकार के बेटा 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं उसको नोट कर लीजिए। शब्दालंकार, अर्थालंकार, एक और लिखो तीसरा
उभयालंकार। अब कह दो सर जी उभयालंकार क्या है? मतलब जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों मिले हुए हों उसको बोलेंगे उभयालंकार। अब चौथा एक और लिख लो, पाश्चात्य अलंकार। चौथा कौन सा है? पाश्चात्य अलंकार। तो इनको हमको नहीं पढ़ना है। मुख्य रूप से कितने होते हैं? तो मुख्य रूप से 2 होते हैं। देखो जब पूछे कितने होते हैं तो 4 होते हैं, मुख्यतः कितने होते हैं तो मुख्यतः 2 होते हैं। इन्हीं 2 को हम लोग क्या करते हैं बेटा? पढ़ते हैं। और अगर क्लास 10th में हो तो आपको यही 2 मिलेगा। इस 2 में हमको लगता है हमको ये मिलेगा बेटा, ये ऊपर वाला भी नहीं मिलेगा। चलिए खैर छोड़िए, ये चारों लिख लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? शब्दालंकार। शब्दालंकार मतलब मैं किसी लेडीज की बात कर रहा हूं, मतलब जिसमें मेकअप की वजह मतलब शब्दालंकार को आप जब सुनोगे ना तो एकदम पूरे तन बदन में आग लग जाएगी। जिस टाइप से किसी नौजवान लड़की को देखते हो तो तन बदन में आग लग जाती है, ठीक उसी तरह से लग जाएगी। देखना कहीं पेपर में मत लिख देना कि जो है आग लग गई। शब्दालंकार कौन क्या है? तो कह दो कि जब किसी नौजवान लड़की को देखें तो तन बदन में आग लग जाए तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। ऐसा नहीं करना है। चलिए शब्दालंकार की डिफिनीशन लिखिए। बोले बेटा, लिखो। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों की शोभा बढ़ाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों की शोभा बढ़ाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिसकी वजह से किसी भी लाइन में एक अलग ही क्या पैदा चल जाए, एक अलग ही रोष और जोश आ जाए, तो समझ लेना वहां पे कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार है। और शब्दालंकार बेटा जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चलिए नोट कीजिए। अनुप्रास अलंकार, पहला कौन सा? अनुप्रास अलंकार। दूसरा लिखो बेटा यमक अलंकार। तीसरा लिख लीजिए श्लेष अलंकार। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी? अनुप्रास अलंकार की। किसकी बात करेंगे बेटा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में थोड़ा कुछ अगर जानते हो तो बताइए। अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? अनु का मतलब क्या होता है? अनुप्रास जो अनुप्रास है, अनुप्रास बना हुआ है अनुधन प्रास से। किससे बना है बेटा? अनुधन प्रास से मिलकर बना हुआ है। अनुप्रास अलंकार की डिफिनीशन लिखिए। चलिए, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। हो गया अनुप्रास। अब अनुप्रास लिख तो लिए, एग्जाम्पल भी लिखिए कि चारुचंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं। हाँ, कहाँ खेल रही हैं? बहुत सही, जल में खेल रही हैं और साथ में थल में खेल रहे हैं, मतलब चमक पैदा कर रहे हैं। अब कुछ लोग तो पा जाएं तो कहीं कहीं और कहीं खेल लेते हैं ना, कि खेलने का मन मेरा यूं इस कदर हो गया
चलिए लिखिए, खेल रही हैं जल थल में। हमने कहा था बेटा कि जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तो इस लाइन में देखिए चा चा चा, हर बार चाचा की आवृत्ति हो रही थी ना। इसी वजह से यहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार में हमेशा एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। अभी और लिखिए, अभी इतने में मजा कहां आया? अभी मजा नहीं आया। एक ही एग्जाम्पल से काम कहां चलने वाला है। चलिए, आप लोगों को कुछ पता हो तो बताइए, नहीं तो हम तो बताएंगे। कोई एग्जाम्पल और नहीं पता? यही आपको भी पता था क्या? यही हमको भी पता था। अरे हमें लगता है कि यही सबको पता रहता है। सबसे पहला एग्जाम्पल यही दे देता है आपकी बुक में। चलिए एक और लिखिए कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। अच्छा देखिए, जब मैं इसको पढ़ता हूं तो भी मजा आता होगा। तो इनके शब्दों की वजह से इसमें क्या पैदा हो जा रहा है? मजा आ जा रहा है। तो जब शब्दों को पढ़ने पर मजा आ जाए तो कौन सा अलंकार? शब्दालंकार। याद रखना, शब्दालंकार पहचान जाओगे, नहीं पहचान पाओगे। और शब्दालंकार के कितने भेद बता दिए हमने, हैं? चल बता कौन कौन से। चल खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा हो। कौन कौन से बताए बेटा? मैंने कहा कि मैंने शब्दालंकार के कितने भेद बताए आपको? दिमाग नहीं चल रहा है? कौन कौन से? चलिए ठीक है, बैठ जाइए। लिखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। आप भी नोट कर लो ना। मनुज वेश का उजियाला। अब इसमें भी आपके हर बार क्या क्या आ रहा है? मां वर्ण की वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। एक और लिखो बेटा कि कल कानन कुंडल मोर पंख। लिखो, कल कानन कुंडल मोर पंख। आगे लिखो, उर्पावन माल विराजती हैं। उर्पावन माल विराजती हैं। वन हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? अच्छा, एक और लिखो बेटा कि कालिंदी कूल कदम की डरनी। देखो, पढ़ने पे मजा आ रहा है कि नहीं? तो जब सिर्फ पढ़ने पे ही मजा आ जाए तो शब्दालंकार, और हर बार क्या हो? वर्ण की बार बार, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्त हो तो शब्दा का एक पार्ट है पहला वाला अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास तो हमको लगता है पहचान जाओगे कि नहीं पहचानोगे? अभी भी भूल जाओगे? अब नहीं भूलोगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर भी एक लिख लीजिए, कालिंदी कूल कदम्ब की। कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी। हो गया? नोट हो गया हो तो इरेज भी कर दें। ये अनुप्रास अलंकार है। इसमें भी क्या है बेटा? का की क्या हुई है? बार बार आवृत्त हुई है। और एक और रघुपति राघव राजा राम, पति न पावै सीताराम। गलत बोल दिए क्या? अरे बोलो, चाहे जैसे समझ में आना चाहिए। अब ये मत लिख देना आप लोग कि रघुपति राघव राजा राम, पति न पावै सीताराम। ये गलत बात है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। बाकी कैसा है कि रघुपति राघव राजा राम, पति पतावन सीताराम, यही तो है। चलिए उसके बाद दूसरा नोट करो बेटा। अब ये खत्म हो गया हमारे हिसाब से।
इसके सारे एग्जाम्पल्स और अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल्स को देखकर अब कुछ भी आएगा, कहीं पर आएगा तो पहचान जाओगे। मतलब जब वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। थोड़ा तेज बोला करो। चलिए दूसरा बेटा नोट करो, यमक अलंकार। क्या नोट करोगे? यमक अलंकार। लिखिए, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए लिख लेना तो बताना। एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और तथा उनका अर्थ अलग अलग होता है। एक दूसरी डिफिनीशन और लिख लो। एक ही शब्दों का बार बार आवृत्ति हो और उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बेटा? यमक अलंकार होता है। चलिए अब एग्जाम्पल लिखिए। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। यहां पर एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया गया। एक काली घटा का मतलब बादल से है, मौसम जो काली घटा छाई है, और दूसरे घटा का मतलब है कम हो गया। तो जब एक ही शब्द बार बार प्रयोग किया जाए और उनके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर यमक अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट और लिखो बेटा कि एक नहीं, कानन क्या कि कनक कनक ते सौगुनी। कनक कनक ते सौगुनी। मां दक्ता अधिकाय और जग पाए बौराए या खाए बौराए। पाए बौराए जग या खाए बौराए जग। सुने हो? यहां पर एक शब्द आ गया कनक कनक। एक कनक का मतलब है बेटा सोना, जिसको पाने से आदमी पागल हो जाता है। किसी को अगर बहुत ज्यादा सोना मिल जाए तो फिर वो यही नहीं समझ पाएगा कि इसको कहाँ खर्च करें, और सबसे पहली चीज तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि इसको कहाँ रखें, कहीं बगल वाला जान न जाए। उसको पता चल जाएगा तो बता देगा कि इनके यहाँ तो इतना सोना है। पुलिस वाले आ जाएंगे कि इतना आया कहाँ से। पागल हो जाएगा बेचारा। क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। और दूसरे कनक का मतलब है बेटा धतूरा। दूसरे कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा। भोले बाबा खाते हैं। भोले बाबा खा के इसको पागल रहते हैं। तो जब इसको कोई आदमी खाएगा तो भी पागल नहीं होगा। नशा होता है। अरे कहो कुछ नशा तो ऐसा होता है खा नहीं लेना, खाने पे मर जाते हैं लोग। जो बर्दाश्त कर पाते हैं वही खाते हैं इसको, सब नहीं खाते हैं। तो आप लोग ट्राई नहीं कीजिएगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है। अब पाए बौराए जग या खाए बौराए जग, ये तो ऐसा भी लिखता हो जग खाए बौराए या जग पाए बौराए। तो बौराना है हर हाल में आपको। बौराने का मतलब यहां पे क्या है? पागल हो जाना है। क्या हो जाना है बेटा? पागल होने से है। चलिए एक और लिख लीजिए। अभी दो दो में मजा नहीं आ रहा है, अब की वाले में ज्यादा मजा आएगा आपको। चलिए लिखिए, माला फेरत जग गया। माला फेरत माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर।
फिरा न मन का फेर। देखिए, माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, करी का मन का डारी दे। लिखिए, करी का मन का डारी दे, मन का फेर। कर लिए बेटा? यहां पर मन का शब्द बार बार आ गया होगा ना, आया है कि नहीं? एक मनका का मतलब होता है माला के मोती से। किससे होता है? माला के मोती से। इसमें देखो मनका दो बार आया। करिका मनका डारी दे, तो इस मनका का मतलब हो गया मोती। क्या हो गया? और दूसरे मन का मतलब होता है कि मेरे मन का, मतलब अपने अपने मन का। आपके अपना, आप अपने मन के मालिक हैं, तो मैं उस वाले, इस मन का मतलब हो गया मन का, मतलब आपके खुद से मन के मन का क्या आशय है, तो इसका मतलब तो मन का ही हो गया। लेकिन इस वाले मन का मतलब क्या हो गया? मोती। तो जब एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। चलिए, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया तो अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा लिखिए। चलिए, अब रखो बेटा, श्लेष अलंकार लिखो। कौन सा अलंकार लिखोगे? श्लेष अलंकार लिखोगे। परिभाषा नोट कीजिए श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जब एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार बेटा? श्लेष अलंकार। अलंकार का मतलब हम लोग उसी सजावट पे चल रहे हैं, गहना। और सजावट पे आधी दुनिया पागल है, अब खास करके लड़की। अच्छा, इसमें हंसने की कौन सी बात है? सही बात है। नहीं नहीं, वो उनका गहना है भाई, गहना है तो पागल होने की इसमें कौन सी बात है? गहना है तो उसका तो यूज करेंगे ना, तो गहना तो पहनना चाहिए। अरे इधर जब एक एक शब्द गहना पहन रहा है, तो हम लोगों के अंदर तो जान है, जीव है एक। बना सकते हैं तो पहन नहीं सकते क्या? भाई, बीगो टर्मरिक कौन बनाया? हल्दी चंदन कौन बनाया? लगाते नहीं हो? ना नहाओ साबुन जाने, कहीं पे भी मत लगाओ। ठंडी का मौसम चल रहा है, साबुन से लोग मान लो नहीं नहा रहे हैं, लेकिन मुंह जरूर धोएंगे, क्योंकि जाना है उधर। चार्ज भी तो होना रहेगा। तो चार्ज किस तरह से होते हैं? अच्छा, नैना चार कितने प्रकार से होती हैं पता है? सामने वाली को देखा नैना चार हो गया। तो नैना चार का मतलब यहां पे क्या होता है? आंख मटकता नहीं होता। नैना चार का मतलब हम और आपको देखे तो दो मेरे दो आपके चार हो गए। कितने हो गए? वही, उसी लिए गाना बन गया ना, सामने वाले को देखा नैना चार हो गए। जब एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा होता है बेटा? फिर से एक बार सुनिए। जब एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। चलिए लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। लिखो बेटा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
अब पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। देखो कॉमा के अंदर अगर एक ही शब्द बार बार यूज हो जाए तो वहां पर हो जाएगा कि बार बार प्रयोग हुआ है, लेकिन कॉमा की जैसे यहां पर कॉमा लग गया, इसके अंदर कितना है, एक ही बार पानी आया है, इसके अंदर भी एक ही बार पानी आया है, इसके अंदर भी एक ही बार पानी आया, तो इसको माना जाएगा कि इस पूरे में सिर्फ एक ही बार पानी का यूज हुआ है। कुछ लोग बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें भी तो पानी शब्द का बार बार यूज हुआ है। नहीं, पानी शब्द का बार बार यूज यानी प्रयोग तब माना जाता है जब ये पानी यहां पर हो जाता है, पानी पानी ना। भाई गाना भी नहीं, पानी आड़ी पानी पिया दे, बहुत पहले गाना चला था, फॉर्म में था लेकिन दब गया, क्योंकि इतने समय तो ये चल रहा है लुलिया मांगेला का मांगेला, लुलिया का मांगेला, इनमें सब में। अच्छा, ये जितने सॉन्ग बन रहे हैं, जितने भोजपुरी के सॉन्ग बन रहे हैं, जितने भी सॉन्ग बनते हैं, उसमें कौन सा अलंकार होता है? चलिए बताइए। सॉन्ग को सुनकर मन में उमंगे जागती हैं, तो कौन सा अलंकार होता है? जब किसी बात को सिर्फ सुनकर मजा आए, अर्थ निकालने की बात नहीं की मैंने, उस बात को सिर्फ सुनो और आपको मजा आए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। कौन सा अलंकार? तो जितना गाना बन रहा है, भाई गाना बना है कि लुलिया मांगेला लुलिया का मांगेला, तो अब इसको सुनते हो तो मजा आता है, तो कौन सा अलंकार है इसमें? शब्दालंकार है, याद रखना। तो कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, अब पानी गए न उबरे मोती मानस चून, मोती मानस चून। अब यहां पर ये बताओ बेटा, पानी शब्द का 3 अर्थ है, पानी शब्द का कितना अर्थ है? 3 अर्थ है। कौन कौन सा है? एक, पानी का मतलब तो उस पानी से हो गया जिसको हम पीते हैं। एक पानी का अर्थ है उस मोती से, जो मोती का अगर पानी उतर जाए तो उसमें चमक खत्म हो जाती है ना। कहते हैं कि ऐसा सुना होगा आपकी, कोई गहना उसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ है, तो पानी का आभूषण में अपना एक महत्व होता है। क्या होता है? हाँ, तो पानी पे सुनिए, पानी पे कोई कविता नहीं बनी क्या अभी तक? सिर्फ एक ही बनी है कि पानी वाली से पानी पिया दे, नहीं पियाए तो पी लेंगे। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, 2 पैर 2 हाथ हम लोगों के भी तो हैं, गिलास ले आएंगे पानी पिएंगे। तो पानी पीते रहिए और सुनते रहिए। एक पानी का अर्थ बेटा, पानी जो पीते हैं उससे है। दूसरे पानी का अर्थ उस चमक से है जो किसी मोती पे हुआ करता है। और दूसरे पानी का अर्थ है कि आपने, अब देखो बात एकदम सब मुंह पे ऐसे चली आती है, थोड़ा गर्म पानी के हैं, कहेंगे भैया उनका लौंडा थोड़ा गर्म पानी का है, थोड़ा हिसाब से रहना। भैया बहुत नरम पानी के हैं, चाहे जो कहो इनको। तो एक पानी का मतलब हम लोगों के उस पानी से है कि हम लोग किस पानी के हैं। तो रहीम दास जी कहते हैं कि पानी, वो पानी जो बिल्कुल क्या होता है, नरम। तो अपने आप को बिल्कुल पानी बना लो, क्योंकि दुनिया में पानी की हर जगह जरूरत है। पानी नरम रहेगा तो आपके अंदर चमक भी रहेगी, और नरम रहोगे तो हर एक से मेल व्यवहार भी रहेगा। खासकर तो किससे व्यवहार रहेगा? व्यवहार किससे रहता है? दोस्तों से रहता है, हमेशा वही सेंस। गंदी बात, ऐसा नहीं करते। चलिए दूसरा वाला लिखिए आप लोग। लिखो, सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक। सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक। क्या रहते? निशंक। और जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। जो करते विप्लव, विप्लव
जो करते विप्लव उन्हें, लिख लिए यहां कॉमा, फिर उसके बाद यहां पर करके कॉमा में इसको थोड़ा हरि को जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना। उन्हें हरि का है या आतंक, ठीक है। कह रहा है कि सीधी चलते राह जो रहते सदा निसंग, जो लोग सीधी राह चलते हैं, सत्य की राह पे चलते हैं, कहीं छल और कपट नहीं करते, उन्हें कभी किसी चीज से डर नहीं रहता है। भाई जब कुछ गलत किए ही नहीं तो फिर डर कैसा। लेकिन कह रहा है कि जो करते विप्लव, जो खुरपेची टाइप के होते हैं, चोर होते हैं, कहीं से पाए बस निकाल के जेब में रखे बस निकलते बने, उन्हें किसी का नहीं तो ऊपर वाले का आतंक जरूर रहता है, क्योंकि ऊपर वाला सबको देखता है ना। यही तो है कि भैया हमसे बच गए तो बच गए, ऊपर वाला तो देख रहा है ऊपर से, और ऊपर वाले की नजर दीवार के अंदर दीवार के बाहर हर जगह रहती है। तो इसमें देखिए वो तो अलग चीज है। पहले तो इसमें ये बताओ कि इसमें जो है श्लेष अलंकार है तो है कैसे। अब आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई एक उठ जाओ, एक लोग कोई भी आ जाओ यार इतने में से, वहीं पर खड़े हो जाओ, बताओ इसमें कि इसमें क्या है भैया, किस शब्द का बार बार। चलिए ढूंढिए। नहीं, यहां पर ये जो हरि है बेटा, हरि, इस हरि का दो अर्थ निकल आया। एक तो जो लोग विप्लव कर रहे हैं वो उनके लिए हरि यानी भगवान देख रहा है। हमने आपको इशारा किया था, बैठ जाइए, भगवान। और दूसरा इतनी समय एक आतंक और मचाए हुए हैं ये हरि। अगर इस वाली लाइन को छोड़ दें तो है कि उन्हें हरि का है आतंक। जब काला वाला आता है, बंदर इतनी समय दो टाइप के चल रहे हैं, दो बंदरों के नाम जानते हो आप लोग, कौन कौन सा? एक लंगूर और दूसरा अंगूर। नहीं नहीं, बताओ बताओ। मंगूर, हाँ वही वाला जो समझ रहे हो। तो एक हरि का मतलब है बेटा बंदर। गलत काम करने पर भगवान का आतंक है, और बाकी गलत काम ना करो, रहने दो, तो सिर्फ उन्हें हरि का है आतंक। तो अब रोटी बना के रख दिए हैं, बंदर बगिया बगल में है, तो हम रोटी छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें किसका आतंक है, यहां पर हरि का आतंक छाया हुआ है। हम हटे वो फटे, रोटी घटे। चलते रहें, बढ़ते रहें। श्लेष अलंकार आपका खत्म हो गया होगा। आइए अब अर्थालंकार की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं बेटा? अर्थालंकार। अर्थालंकार हेडिंग डालिए और डिफिनीशन नोट कीजिए। लिखिए बेटा, जब किसी काव्य का सौंदर्य, जब किसी काव्य का सौंदर्य उसके अर्थ के कारण होता है, जब किसी काव्य का सौंदर्य उसके अर्थ के कारण होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के वैसे तो बहुत भेद होते हैं, लगभग 23 होते हैं, लेकिन अगर मुख्यतः पूछ ले तो मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? मुख्यतः 5 भेद होते हैं। चलिए वो भी नोट कीजिए। पहला बेटा उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। दूसरा नोट करो रूपक अलंकार,
हाँ, अब रूपक से बात आ गई, रा में बड़े ऊ की मात्रा है। अब बड़े ऊ की मात्रा लगाते कैसे हो? कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि रा में बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं। तो आइए वो भी बता देते हैं, आ गया तो छोड़ेंगे नहीं। रूपक में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो इसमें थोड़ी सी लाइन रहती है, उसके बाद में ऊ की मात्रा रहती है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका रूपक अलंकार। अब मान लीजिए आपको लिखना है कि रुक, क्या लिखना है? रुक, तो इसमें ऐसे रहता है रुक। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर लिखो बेटा अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। फिर लिखिए मानवीकरण अलंकार, 5वें नंबर में मानवीकरण अलंकार। इन चार से बहुत ज्यादा पूछता है पेपर में, एग्जाम पैटर्न के भी क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से, इसका भी पूछ लेता है। तो इन पांचों को हम जो है बहुत गहनता से पढ़ने वाले हैं आज, इसका निचोड़ डालेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें, इसमें अब कुछ बचने नहीं देंगे। तो आइए सबसे पहले उपमा अलंकार लिखिए बेटा, डालो हेडिंग उपमा अलंकार। क्या डालोगे? उपमा अलंकार। पहले चलना है बताने उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का लिखो, जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब भिन्न भिन्न वस्तुओं में समानता कैसे दिखाई जाती है? ऐसे दिखाई जाती है, भैया हमारा लड़का भी आपकी लड़की की तरह सुंदर है ना। कुछ लोग समानता दिखा देते हैं, हमारा लड़का भी आपकी लड़की की तरह। तो लड़के का उस लड़की के क्या कर दिया? समान कर दिया। सुंदरता में क्या है? दोनों समान है। तो जब अब देखो, लड़का अलग लड़की अलग, दोनों सेम थोड़ी ना है। तो जब भिन्न भिन्न वस्तुओं की समानता दिखाई जाए तो वहां पर क्या होगा बेटा? उपमा अलंकार। अच्छा, एक की समानता दिखाई गई और एक से दिखाई गई, तो चीजें दो हैं यहां पर। तो आइए, दो चीजें हैं तो सबसे पहले वो भी समझ लें। एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं? एक शब्द आ गया उपमेय और एक शब्द आ गया उपमान। अब चलिए एक एग्जाम्पल लिखिए इसमें कि पीपर पात सरिस मन डोला। उपमा अलंकार का बेटा लिखिए एग्जाम्पल, पीपर पात सरिस मन डोला। चलिए बताइए, यहां पीपल के पत्ते को मन से क्या कर दिए? तुलना कर डाले। कह रहे हैं कि जिस तरह से पीपल का पत्ता सदा हिलता रहता है, उसी तरह से किसी का भी, सभी का मन पीपल के पत्ते की तरह हिलता रहता है ना। ये तो कर दिए। तो यहां पर कह रहे हैं पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसमें बताओ बेटा उपमेय क्या है, उपमान क्या है? तो सबसे पहले तो आप बताइए उपमेय क्या है? उपमेय बोल रहा हूं, उपमेय क्या है? नहीं पता है? मन है। पीपल की पत्ते की तुलना नहीं कर रहे हैं हम, मन की तुलना कर रहे हैं।
मन की तुलना पीपल के पत्ते से कर रहे हैं। पीपल के पत्ते की तुलना क्यों मन से करेंगे यार? अरे वो तो डोलता रहता है, वो तो सबको पता है ना, हिलता रहता है, खन 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 खन। तो यहां पर किसकी तुलना, बैठ जाओ, किसकी तुलना कर रहे हैं? मन की तुलना कर रहे हैं। तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, और जिससे की जाए वो, जिससे की जाए वो, हाँ ठीक है, उपमान। तो यहां पर पीपल का पत्ता हो जाएगा, पात यानी पत्ता। पीपल का पत्ता बेटा उपमान है, मन आपका उपमेय है। और ये जो डोला आ गया, डोला, कि डोला रे डोला, ही डोला रे डोला, ये साधारण धम है, मतलब दोनों डोल रहे हैं तो दोनों में कॉमन है। चलिए एक आध और एग्जाम्पल लिखिए। लिखो बेटा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख, हाँ मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अरे मुख जैसे ही चंद्रमा की तरह सुंदर हुआ वैसे समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि सारी समस्या है मुख पे ही है। और इसी मुख पे तीन चीजें और जो है कयामत डाल रहे हैं। एक तो लिपस्टिक, दूसरी क्रीम, और तीसरा एक और ये क्या बोलते हैं, काजल। ओ तेरी तो, हाँ क्या बोलते हैं, काजल। काजल के आसपास नहीं जाना, नहीं कालिख लग जाएगी, क्योंकि काजल भी काला होता है और आंख भी, हाँ वहां नहीं जाना, लाल वाले पे जाना खाली। चलिए, अच्छा पता रहता है तुम लोग, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, इसमें उपमेय क्या है और उपमान क्या है, बताओ दादा। यहां पर तुलना किसकी कर रहे हैं हम? हम अपने मुख की तुलना कर रहे हैं, किससे? चंद्रमा से। तो मुख हमारा क्या हो गया और चंद्रमा क्या हो गया, और सुंदर क्या है, साधारण धर्म। तो आप अपने उपमा अलंकार की एक और डिफिनेशन लिखो, जहां उपमेय की उपमान से समान तुलना की जाए, या फिर जहां उपमेय की उपमान से समानता दिखाई जाए, जहां उपमेय की उपमान में समानता दिखाई जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। लिखिए, जहां उपमेय की उपमान में समानता दिखाई जाए, या फिर जहां उपमेय की उपमान से समानता प्रकट की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। किसी भी तरह से लिख सकते हो आप, अपने हिसाब से बना लीजिए अगर बना पाओ तो। हो गया? लिखोगे बेटा, इसको इरेज करें, कर दें? चलिए, रूपक अलंकार लिखो। हेडिंग है आपकी रूपक अलंकार। डेफिनेशन लिखो रूपक अलंकार की, जब उपमान और उपमेय में जब उपमान और उपमेय में जब उपमान और उपमेय में भेद दिखाया जाए, अभेद पैदा कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। एक लिखिए, लिखो, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल
बंदो हरिराई। कर लिए, चरण कमल बंदो हरिराई। अब चलिए इसमें बताइए किसको किसको अलग कर दिए। चरण कमल बंदो हरिराई में हमने क्या किया, रूपक अलंकार की इस हिसाब से एक डिफिनेशन और लिखो, बहुत सिंपल सी। जब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, ऊपर वाली काट दीजिए, ये ज्यादा सही रहेगी। ऊपर जो लिखे थे वो काटो, उसको लिखो। जब उपमान को उपमेय मान लिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है, या फिर जब उपमान को उपमेय ही समझ लिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। कर लिए, चलिए लिखिए। करा कि चरण कमल बंदो हरिराई, यहां पर चरण को क्या बोल दिया गया, कमल बोल दिया गया। यहां पर चरण ये इतना कोमल था उसका कि उसको क्या मान लिए, कमल मान बैठे। तो यहां पर क्या कर दिया, उपमेय को ही उपमान समझ बैठे। यही तो किए हैं, उपमेय को उपमान समझ बैठे। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया आपका। चलिए एक दूसरा लिखिए। माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। यहां पर उसने खिलौने को ही क्या मान लिया है, चंद्रमा मान लिया है। क्या मान लिया, चंद्रमा मान लिया। चलिए इसमें और कुछ बताना है आपको, नहीं समझ पाए ना। अब देखो आपको ऐसे बता दिया जाए। सबसे पहले तो हमने लिखा उपमेय, क्या लिखा बेटा, और एक लिखा हमने उपमान। ये वाला हमारे पास है कि हमारा लौंडा आपकी लड़की से की तरह सुंदर है, ज्यादा सुंदर है, कुछ भी कह दें। तो जो हमारा वाला है जिसपे मेरा कंट्रोल है वही उपमेय होता है। और आपका किस पर कंट्रोल होता है, आपकी पूरी शरीर पर, आपके शरीर के हर एक औजार पर।